शालोम शालोम। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के हिब्रू लेटर को। हमारा आज का जो पहला लेटर है वो है तेत, हिब्रू का तेत। उसे आप देख सकते हो। और तेत जो है ये इस तरह से अर्ली हिब्रू में, मिडिल हिब्रू में इस तरह से, लेट हिब्रू में इस तरह से दिख रहा है। और वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? टोकरी को, बास्केट को। ओके, बास्केट जो है उसका मीनिंग हो जाता है। और उसका जो नंबरिक वैल्यू है वो है 9, 9। और वो टी साउंड होता है, टी, ट या फिर त, त। ओके, वो त का साउंड करता है। और ये है तेत। अगर हमें तेत को लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे कि आप इस तरह से भी लिख सकते हो, फिर कोई कोई इसे ऐसे भी लिखते हैं, टोकरी के जैसे। इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये तेत है। उसे आप अपने हिसाब से जैसे भी आप लिख पाओ उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो ये तेत है। आगे हम देखेंगे पराशर ब्रदर जी भाई। जी। अभी हमने सीखा तेत के बारे में, है ना? तेत जी। जो है वो त का साउंड करता है, त का। राइट। जी। और फिर हमने कल लास्ट वीक सीखा था खोलाम मले के बारे में, जो कि वाव के ऊपर बिंदी होती है तो वो ओ का साउंड करता है। जो जी। भी उसके पहले होता है उसको लेके वो ओ बन जाता है, ओ का साउंड करता है। और हमने सीखा था बेत के बारे में, जो कि व या फिर ब का साउंड करता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है तेत, फिर खुलाम मले और बेत। तो आप इसे क्या कहोगे, कैसे पढ़ोगे? इसको बोलेंगे हम टोब। जी। और तोप का मतलब क्या होता है? गुड, यानी कि अच्छा। टोब, टोब का मीनिंग गुड। जी, तोप का मीनिंग होता है गुड, यानी कि अच्छा। आप लोग को याद होगा कि गुड मॉर्निंग को क्या कहते हैं? बोकेर तोब। बोकर बोकर टोब। जी, बोकेर तोब। तो ये जो तोब है इसे कहते हैं गुड। जैसे कि परमेश्वर ने सारी चीजों को बनाया और क्या कहा? तो टोब। गुड, यानी कि अच्छा है। ओके, जी। बहुत अच्छे जी। तरीके से भाई, शुक्रिया। आगे हम देखते हैं योद्ध के बारे में। योद्ध जो है वो 10वां 10वां कॉन्सोनेंट है। और उसका जो मीनिंग है वो हाथ है, जो कि पूरा हाथ है। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे अर्ली हिब्रू में, तो अर्ली हिब्रू में भी ये देखिए आपको हाथ जैसा दिखाई दे रहा होगा, है ना? ये हाथ जैसा पूरा दिखाई दे रहा है, ये भी हाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आगे जाके लेफ्ट लेट में और मॉडर्न में वो जो है वो छोटा सा बन गया। और इसके भी मीनिंग्स है, वो हम बाद में देखते हैं। जैसे कि योद है, उसका अर्थ है हाथ। और उसका नंबरिक वैल्यू जो है वो 10 है। इसे याद रखिए, योद का जो नंबरिक वैल्यू है वो 10 है। और वो वाई या फिर य का साउंड करता है, य का साउंड करता है। और हम जब पिता परमेश्वर का भी नाम लेते हैं तो कहते हैं योद है, वाव है ना? योद है, वाव है। अभी तक हमने वाव को सीखा और हे को भी सीखा, और अभी हम योद को सीख रहे हैं। तो योद जो है वो सबसे पहले आता है उसमें, फिर आता है हे आता है, फिर वो याह बनता है। याह, जैसे हालेलुया में भी लास्ट में याह आता है, वैसे ही ये है योद। और जिस तरह से मशियाक ने भी कहा कि जो कि नहीं क्या, जॉट कहा गया है,
छोटे से छोटा शब्द जो कि बिंदु, तो ये बिंदु भी इसी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उस वक्त में जब मशियाक का वक्त था तब ये जो लेट हिब्रू है ये यूज की जाती थी। और ये जो है सबसे छोटा इसको हिब्रू में, क्योंकि एंशिएंट में तो ये बड़ा है, पर लेट में और मॉडर्न में ये सबसे छोटा लेटर बन जाता है। ओके, तो ये है योद। योद को याद रखिए। मनोज ब्रदर जी जी ब्रदर जी। जी, आपको दिख रहा है यहाँ पे? जी ओके, तो ये है, आपको सबसे पहले दिख रहा होगा यहाँ पे योद, जो कि सबसे छोटा लेटर है। ओके, उसके नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पे कमांड्स, जो कि आ का साउंड करता है। योद जो है वो य का साउंड है, य। और कमांड जो है वो आ का साउंड है, वो उससे साथ मिल जाता है। और उसके बाजू में हमें दालेर दिखता है जो द का साउंड करता है। तो आप इसे क्या पढ़ोगे? इसको ब्रदर याद। जी, परफेक्ट, इसे हम याद पढ़ेंगे। योद और कमांड्स बन जाता है यहाँ, और उसके बाद में है दालेर जो कि है द, यह है याद। और याद का मतलब क्या होता है? हाथ। हमने योद को देखा ना, तो योद का जो मतलब होता है याद, हाथ। तो यही जो मतलब है याद का होता है, क्योंकि याद जो है उसके रूट में आता है। ओके, तो ये है याद, यानी कि हाथ। ओके, अभी हम हमारा अगला जो निकुद है वो देख रहे हैं। हमारा नेक्स्ट निकुद देख रहे हैं, इसे कहते हैं पतक। पतक। ओके, ये जो है ये शॉर्ट वाउल है। जैसे आपने कमांड्स के बारे में सीखा, कमांड जो है वो बड़ा आ का स्वर है, वैसे ही पताक जो है वो छोटे आ का स्वर है। जैसे आ, बा, दा, डा, हा, वा, जा, ख। ओके, जैसे यहाँ पे ग लिखा है, तो वो बड़ा आ नहीं है, ये छोटे आ है। तो ये है कमांड्स। और ये कैसे दिखता है? ये एकदम ऐसा लगता है डैश लगाया नीचे। तो अगर किसी भी कॉन्सोनेंट्स के नीचे डैश हो, हिब्रू कॉन्सोनेंट्स के नीचे, तो वो क्या है? पताक। पताक जो होता है वो छोटा आ को रिप्रेजेंट करता है। रुपल दीदी हाँ भाई। जी, ये खेत है, उसके नीचे पताक है, फिर गिमेल है। आप उसे कैसे पढ़ोगे? हाँ आग। जी, परफेक्ट। आग जो है वो कहा जाता है फीस्ट को या फेस्टिवल को आग बोला जाता है। ओके, और कोई? शंकु भाई? जी भाई। जी भाई, ये देखिए, खेत है, फिर पताक है, और फिर योद है। आप उसे क्या पढ़ोगे? खेत पताक। और योद। खेत जो है वो ख का है, पताक जो है ख वो स्मॉल वाला अ, स्मॉल वाला आ, ख और योद जो है वो य है। तो आप उसे क्या पढ़ोगे? खाई। 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 यस, परफेक्ट, खाई। और खाई का मतलब क्या है? जीवन, लाइफ। जीवन। खाई का मतलब है जीवन, यानी कि लाइफ। ओके, अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा सबसे पहला जो ये हिब्रू लेटर है, जो कि सोफित के साथ आता है। सोफित यानी कि फाइनल। सोफित यानी कि फाइनल। ओके, ये ऐसे लेटर्स है, ये हिब्रू के जो कॉन्सोनेंट्स है उसमें 5 ऐसे लेटर्स है जिसमें सोफित आता है। मतलब कि वो स्टार्ट में अगर लिखते हैं तो वो इस तरह से दिखते हैं, स्टार्ट में और बीच में लिखते हैं तो इस तरह से दिखते हैं, और अगर वो लास्ट में आते हैं तो वो इस तरह से दिखने लगते हैं। ओके, तो ये है काफ, या कोई उसे खाफ भी बोलते हैं, लेकिन वो काफ है। और ये काफ है, वो क का साउंड देता है। आप अगर देखोगे काफ की बनावट, ओके, काफ का जो
अर्थ है वो है हथेली, हथेली जो पाम बोलते हैं अपन। यहाँ पे देखो अर्ली हिब्रू में भी या फिर मिडिल हिब्रू में भी ये हाथ को दिखा रहा है, मतलब हाथ की जो हथेली है उसे दिखा रहा है। लेकिन आप जब देखोगे ना इसको मॉडर्न में, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको बेत की तरह दिखाई दे रहा होगा। जब हमने पहले लेसन में सीखा था बेत के बारे में, तब आपको एक चीज बताई थी कि आपको बेत के जो ये साइड होता है पीछे का, वहां पे एक छोटा सा टेल दिखता है। तो उस पूंछ को या टेल को हमें ध्यान में रखना था, मैंने बताया था। तो यहाँ पर देखिए काफ को किसी भी तरह की पीछे टेल नहीं है। ओके, किसी भी तरह की टेल इसको नहीं है। तो ये जो काफ है ये इस तरह से दिखता है। और इसको जब इसके अंदर डॉट होता है, जैसे हमने बेथ और वेथ उस तरह से देखा, बेथ के अंदर जब डॉट होता है तो वो ब साउंड होता है, बेथ के अंदर अगर डॉट नहीं होता तो वो व साउंड कर रहा है। तो उसी तरह से जब आप काफ के अंदर डॉट देखोगे तो वो क का साउंड करता है, यानी के क का साउंड करता है। और अगर काफ के अंदर डॉट ना हो तो वो ख का साउंड करता है, ख का साउंड करता है। और ये सेम जो साउंड है वो किसके जैसा साउंड है? ये सेम जो साउंड है वो खेत के जैसा साउंड है, ख। ओके, ख। जब वो फाइनल फॉर्म में आता है तो वो इस तरह से दिखाई देता है। हम थोड़ा सा उसको देखते हैं। वो दिखने में थोड़ा सा किस तरह के दिख रहा है? दालेज जैसा दिख रहा है, लेकिन दालेज जो होगा वो लाइन के अंदर होगा। ओके, दालेज जो होगा ये लाइन होती है, समझिए आप, लिखने की जो पेपर होगा उसका लिखने का लाइन। और ये सब जो है लाइन के अंदर होते हैं। जो सोफीत होते हैं वो हमेशा लाइन के नीचे होते हैं। तो इससे आपको याद आ जाएगा। तो ये दिखने में तो दालित की तरह है, लेकिन नीचे से ये लॉन्ग है। ओके, तो ये है काफ। और काफ को अगर आपको लिखना है तो जस्ट आप इस तरह से लिख सकते हो। जस्ट आपको सी को उल्टा करना है, सी को उल्टा किए काफ बन गया। या कोई कोई उसे इस तरह से भी करते हैं थोड़ा सा। ओके, तो ये आपका काफ बन जाएगा। उसके अंदर डॉट है तो वो क साउंड करता है, डॉट नहीं है तो वो ख साउंड करता है। और सोफीज जो है हमेशा लास्ट में आता है। ओके, ये जो सोफीत है हमेशा लास्ट में आता है, कभी भी वो पहले नहीं आता है या बीच में नहीं आता है। ये जो फॉर्म है इसको आप याद रखना, ये ख का साउंड है, ये हमेशा आखिरी में होता है। ओके, ऐसे 5 है, और सॉरी ऐसे 4 है, और ये मिला के 5 है। ओके, आगे हम देखते हैं लामेद को। लामेद, लामेद जो है वो जिसका साउंड है ल, ल, या कि इंग्लिश में एल है, हिंदी मराठी इसमें ल देखेंगे आप। और एक चीज मैं बताना भूल गया, सॉरी। हमने जब योद को देखा था तब योद का जो नंबरिक वैल्यू था वो था 10, है ना, 10 था। लेकिन हिब्रू में जब 10 के बाद जो आ रहा है जो काफ, तो उसका जो नंबरिक वैल्यू है, उसका जो नंबर है वो 11 नहीं होगा, वो जो है वो 20 बन जाता है। ओके, और इसी तरह से वो आगे गिनते भी हैं। जब हम नंबर्स का सिलसिला देखेंगे तो हम उनको गिनना भी सीखेंगे, किस तरह से वो गिनते हैं, किस तरह से होते हैं वो भी देखेंगे। तो जो नंबर है अभी 10 के बाद 20 आया, और फिर 20 के बाद जो हम लामेद देख रहे हैं, तो लामेद में ल का साउंड है जो एल है, और उसका जो नंबरिक वैल्यू है वो 30 है। ओके, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, और ऐसे ही जब 100 तक जाएगा तो 100 के बाद 101 नहीं आएगा, तो 100 के बाद 200 आएगा, 300 आएगा, 400 आएगा। ओके, इसको भी आप ध्यान में रखिए। तो इसको मतलब आप जब नंबरिक वैल्यू वगैरह निकालना सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि किसका क्या नंबर है। तो लामेद का नंबर जो है वो 30 है,
और लामेद जो है वो चरवाहे की लाठी के लिए भी यूज किया जाता है। लामेद जो है रिप्रेजेंट करता है लायन को भी, और शेर को भी रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए अर्ली हिब्रू में, मिडल हिब्रू में, या फिर इसमें भी देखिए ये क्या कर रहा है, ये काठी जैसा दिख रहा है, लकड़ी जैसा दिख रहा है, लाठी जैसा दिख रहा है ना। जो चरवाहे की लाठी होती है, यहाँ पे देखिए ये बैठे हैं चरवाहा, तो इनकी जिस तरह से लाठी है, तो ये इस तरह से लामेद जो है उससे दिख रही है। और लामेद जो है उसका और एक मीनिंग है, उसका जो और जो लामेद का जो अर्थ है, उसके जो रूट का, वो टीचिंग भी होता है, सिखाना भी होता है, सीखना भी होता है। लामेद जो है वो सीखना भी है, सिखाना भी है। स्टूडेंट के लिए भी लामेद शब्द जो है उसका रूट जो होता है, तो जो कि हम नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, तो वो जो शब्द है वो स्टूडेंट के लिए भी वहां पर आता है। तो ये है लामेद। और हमारा ये आज का जो है आखिरी लेटर होगा, जो कि है लामेद। ओके, तो आज हमने जिस तरह से देखे हिब्रू के लेटर्स, तो हमने निकुद्स को देखा है ना, अलग अलग तरह के हम अभी तक निकुद को देख रहे हैं। निकुद यानी कि वाउल्स, स्वर को देख रहे हैं। तो ये जो स्वर है, ये जो निकुद है, हम उनके बारे में थोड़ा सा बात करें। थोड़ा सा आपको एक बताता हूँ कि जो 6ठी एडी, 6 एडी से लेके 10वीं एडी तक जो हिब्रू लैंग्वेज थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी, आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे थे, हिब्रू लैंग्वेज जो तब से कम होना स्टार्ट हो गया था, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया था। क्योंकि जो रोमन्स थे वो यहूदियों को इजराइल से बाहर निकाल रहे थे, यहाँ वहाँ उन लोग को बाहर निकाल रहे थे, उनको भेज रहे थे, वो बंदी बना रहे थे, यहाँ वहाँ भेज रहे थे। और वो टाइम पे वहां पर रोमन्स के जो लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेज, वो भी वहां पर बहुत यूज की जा रही थी, और अरेमिक भी थी वहां पे। तो जो यहूदी थे वो क्या कर रहे थे, वो मिक्सअप हो रहे थे लोगों में भी, और वो अपने लैंग्वेज जो थी उनकी भाषा, उससे वो कम हो रहे थे। वो जो लैंग्वेज थी उनके अंदर, वो थोड़ी थोड़ी करके कम हो रही थी, और उसकी इम्पोर्टेंस जो थी वो कम हो रही थी उस दरमियान। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही कम होने लगी। उस वक्त जो मेजोरेटिक जो यहूदी जो स्कॉलर्स थे वो टाइम के, तो उन्होंने आगे आना, मतलब कि सोचा कि हम आगे आते हैं इसके लिए, हमें इस भाषा को मरने नहीं देना है, हमें इस भाषा को लुप्त होने नहीं देना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया निकुद को। ये बात है, ये 500 एडी तक जो है निकुद प्रॉपरली सबके तरफ सबके पास आया। तो तब उन्होंने निकुद को इंट्रोड्यूस कराया सभी को। और निकुद जो है, जिसको वावल्स कहा जाता है, और भी निकुद का जो अर्थ है वो है डॉट एंड डैश। डॉट एंड डैश आप अगर देखते होंगे, जो निकुद लिखे जाते हैं, जैसे पताक को देखो, कमाट्स को देखो, खुलाम को देखो, शुरुप को देखो, तो उसमें डॉट और डैश है। तो इसका जो मतलब होता है वो डॉट और डैश होता है। और अभी का ऐसा है फिर कि बिना निकुद के पढ़ने में हमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो पढ़ने के लिए निकुद जो है वो बहुत ही कारीगर साबित होता है, बहुत ही मतलब काम का है। तो ये 500 एडी में निकुद जो है वो पूरी तरह से लोगों तक पहुंचा। और जो यहूदी स्कॉलर्स थे, जो जिन्हें मेजोरेट कहा जाता था, उनके तरफ से फिर ये लोगों को सिखाया गया। और धीरे धीरे जो है हिब्रू जो है वो निकुद के साथ लिखी जाने लगी। उससे पहले किसी भी तरह का निकुद यूज नहीं किया जाता था, फिर मसीह का टाइम हो या फिर उनसे पहले या उनके बाद, वो बिना निकुद के ही सारे हिब्रू जो लेटर्स थे उन्हें लिखा जाता था और पढ़ा भी जाता था उसी तरह से। अभी ये आव शब्द देखिए, जी इसके नीचे कमांड्स हैं, जी और फिर ये बेथ है जो कि बिना डॉट वाला है, वो का साउंड। फिर ये बन गया आव या फिर आब, आओ है ना। आओ अभी यानी मीन्स आपका फादर। मतलब क्या होता है?
फादर। फादर, फादर यानी पिता। अभी इसमें पिता। थोड़ा सा आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि आलिफ का अर्थ क्या है। हमने आलिफ को सबसे पहले सीखा था। आलिफ का अर्थ क्या है? कुछ आलिफ का अर्थ जो है वो पावर है, स्ट्रेंथ है, पावर। पहला है, जी हेड है ना, जी स्ट्रेंथ है, हेड है। और बेथ का अर्थ क्या है? जी बेथ आप का अर्थ है बता घर। बेथ का अर्थ है घर। घर। जी ओके, जी जी ठीक। जैसे जी बेथलहेम या फिर बेतेल। बेथलहेम का अर्थ क्या है? बेथलहेम मतलब बेथलहेम परमेश्वर जो का है घर वो, या रोटी का घर। जी, रोटी का घर। और उसे जी। प्रोनाउंस कैसे किया जाता है हिब्रू में? बेथलेहम। बेथ बेथलेहम। बेथ बेथ और बेथ लेखेम। लेखेम का मतलब होता है रोटी, और बेथ का मतलब होता है घर। वैसे ही बेतेल मतलब होता है, बेथ मतलब घर, और एल मतलब परमेश्वर, परमेश्वर का घर, और या फिर रोटी का घर, है ना। तो जी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मजे की बात, आलेफ जो है वो स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, पावर को दिखा रहा है, हेड को दिखा रहा है, और बेथ जो है वो घर को दिखा रहा है। और घर का मेन कौन होता है? घर का स्ट्रेंथ कौन होता है? और घर का जो हेड होता है वो कौन होता है? जी फादर होता जी है ना। तो ये भी यहाँ पर मुखिया एक, घर का। जी जी जी, तो इस तरह से भी हम हिब्रू को सीख सकते हैं कि आलेफ राइट। जो है वो स्ट्रेंथ है, और ये बेथ जो है वो घर है। और घर घर का है। जो मुख्य है, घर का जो मुखिया है वो कौन है? पिता। और फादर। आव का मतलब पिता। होता है पिता। जी। तो आज के लिए हमारा इतना ही। आगे हम और भी चीजें सीखेंगे अगले अगले पार्ट में। ओके।